उसका दूसरा चरण आरंभ होता है, जिसको हम कहेंगे 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट। इससे पूर्व कि मैं आपको 1861 के इस इंडियन काउंसिल एक्ट के बारे में कुछ जानकारी दूं, मैं आपको कुछ परिस्थितियां बताना चाहती हूं जो उस समय राजनीतिक परिवेश में चल रही थी। 1858 के घोषणा पत्र के पश्चात भी भारतीयों का असंतोष कई चीज़ों में कम नहीं हुआ था और बार बार ये मांग की जा रही थी कि जो संस्थाएं बनी हैं वो अपर्याप्त हैं भारत का प्रशासन चलाने के लिए और उनमें कुछ प्रतिनिधियों की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इसके साथ ही जिन संहिताओं का लॉ कमीशन के द्वारा या शिक्षा का जो विकास आरंभ हो गया था, उसके साथ ही भारतीयों में कुछ असंतोष बढ़ता जा रहा था। इसलिए आवश्यकता महसूस हुई 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट की। इस एक्ट के समय भी जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग ही थे और लॉर्ड कैनिंग के काल की ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। और इस एक्ट में कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई और सरकारी के साथ साथ गैर सरकारी सदस्यों को भी इसमें रखा गया। अर्थात जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी थी उसमें अब तक जितने सदस्य थे वो सब सरकार के सदस्य होते थे, जो अंग्रेजों के द्वारा मनोनीत किए जाते थे, जो ब्रिटेन से भारत में आते थे और ये अधिकतर अंग्रेज अधिकारी होते थे। तो इनके साथ साथ अब गैर सरकारी सदस्य यानी जो अपने अपने विषयों के विशेषज्ञ हैं, चाहे वो सरकार का भाग नहीं है, उनकी भी व्यवस्था इस अधिनियम में की गई। अब कार्यकारी परिषद में सदस्यों के साथ जो कि विभिन्न विभागों के प्रमुख होते थे, उनके साथ साथ एक सेनापति को भी सदस्य बनाया गया जो कि सेना का प्रमुख होता था। इसकी आवश्यकता इसलिए महसूस हुई क्योंकि 1857 की क्रांति का दमन करने में, उसको कठोरता पूर्वक दबाने में सेना की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही और सैनिक अधिकारी जो उस समय थे उनकी मदद के बिना भारत का प्रशासन चला पाना लगभग असंभव था। इसलिए जो कमियां 1858 के अधिनियम में रह गई थी, उनको पूरा करने के लिए 1861 के इस अधिनियम में सेनापति को भी कार्यकारिणी परिषद का सदस्य बना दिया गया। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ वो ये था कि कलकत्ता प्रेसिडेंसी की परिषद को ब्रिटिश भारत के लिए, यानी भारत को कई प्रांतों में और प्रेसिडेंसीज में बांट दिया था। जैसे मैंने आपको पहले बताया, बंगाल में कलकत्ता की प्रेसिडेंसी थी, इसके अलावा मुंबई प्रेसिडेंसी और इसके अलावा थी मद्रास प्रेसिडेंसी। तो कलकत्ता की जो प्रेसिडेंसी थी उसको यह अधिकार दे दिया गया कि वो ना सिर्फ अपनी प्रेसिडेंसी के लिए बल्कि शेष ब्रिटिश भारत, जो काफी हद तक भारत अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में आ चुका था, उनके लिए नियमों और कानूनों का निर्माण वो करेगी और साथ ही जितनी भी बाकी की बची प्रेसिडेंसीज थी यानी मुंबई और मद्रास की, वो अपने अपने क्षेत्रों के लिए कानूनों का निर्माण करेंगी। यानी यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात ये है कि जब आप भारतीय संविधान पढ़ते हैं या भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पढ़ते हैं तो आप पढ़ते होंगे कि सरकार के 3 भाग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका इस समय विकास की तरफ धीरे धीरे अग्रसर थी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का निर्माण हो चुका था, आईपीसी, सीआरपीसी बन रही थी, कानूनों का संहिताकरण शुरू हो रहा था, लेकिन न्यायपालिका अपने मूल स्वरूप में, अपने जिस निर्धारित स्वरूप में उसे होना चाहिए था उसमें नहीं आई थी। और ये जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद है, ये व्यवस्थापिका का भी और कार्यपालिका का भी दोनों की भूमिका अदा कर रही थी। यानी ये कानूनों का निर्माण भी करती थी और साथ में उन कानूनों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कार्य भी करती थी। तो इस प्रकार से इस कार्यकारिणी परिषद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी। इसके अतिरिक्त जो सबसे एक और महत्वपूर्ण बात इस अधिनियम में हुई थी वो ये थी कि गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार दे दिया गया। वीटो यानी एक विशेषाधिकार गवर्नर जनरल को दे दिया गया कि यदि उसकी कार्यकारिणी के बहुमत के सदस्य, यानी जितने सदस्य उसकी कार्यकारिणी में हैं, वो यदि उसकी किसी चीज का विरोध कर रहे हैं, किसी अधिनियम का विरोध कर रहे हैं, उसके पश्चात भी यदि गवर्नर जनरल उस अधिनियम को या उस एक्ट को पारित कराना चाहता है तो उसके लिए उसको एक विशेषाधिकार प्राप्त था कि वो बहुमत के मत की अवज्ञा कर सकता है, उनको मना कर सकता है, उनको सरपास
कर सकता है और अपना विशेषाधिकार यानी वीटो पावर लागू कर सकता है। 1861 की इस अधिनियम में जो ये अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया, उसका परिणाम बहुत ही जल्दी हमारे सामने आ गया जब लॉर्ड लिटन का शासन आया। लॉर्ड कैनिंग के बाद कुछ गवर्नर जनरल रहे और जो सबसे प्रसिद्ध गवर्नर जनरल रहे हैं, जिनका कार्यकाल भारत की राजनीति में अपनी प्रतिक्रियावादी नीतियों के कारण और अपनी भारत विरोधी और ऐसी नीतियों के कारण जिनको हम कठोर और गलत कहते हैं, उनके कारण कुख्यात रहा है, वो था लॉर्ड लिटन का शासनकाल। और उस काल में लॉर्ड लिटन ने इस वीटो अधिकार का प्रयोग कर गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी थी, उसके नियमों को ठुकरा के अपना विशेषाधिकार प्रयुक्त किया था। जिन लॉर्ड लिटन की मैं बात कर रही हूँ, उनका ये चित्र है। ये है लॉर्ड लिटन। इनको एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनका स्थान है भारतीय इतिहास में। हालांकि ये कुख्यात रहे हैं अपनी ऐसी नीतियों के कारण जिनको हम भारत विरोधी कहते हैं, लेकिन इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि लॉर्ड लिटन की जो नीतियां थी वो हमारी राष्ट्रीयता के विकास के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु सिद्ध हुई, क्योंकि इनकी इन्हीं नीतियों के कारण हमें पता चला कि हमारे ऊपर अत्याचार कितना बढ़ता जा रहा है और किस प्रकार से हम ब्रिटिश गुलामी को सहन करते चले जा रहे हैं। और इसके कारण राष्ट्रीयता का विकास जो इनके युग में हुआ, वो अन्य किसी के युग में इतना अधिक नहीं हुआ था। इसके साथ ही इनके बाद जो कार्यकाल आता है वो है लॉर्ड रिपन। और ये इतिहास के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही मनोरंजक विषय है कि लॉर्ड लिटन का शासनकाल जहां भारत विरोधी नीतियों के कारण राष्ट्रीयता के प्रचार प्रसार में सहायक रहा, वहीं उनके जस्ट बाद आए लॉर्ड रिपन का कार्यकाल अपनी भारत के पक्ष की नीतियों के कारण, अपनी उदारवादी नीतियों के कारण और अपनी न्यायपूर्ण नीतियों के कारण हमारी राष्ट्रीयता के उदय में सहायक रहा। तो इन दोनों के शासनकाल का प्रभाव जो था वो बताना आप लोगों को इसलिए आवश्यक है कि इन दोनों ही गवर्नर जनरल के शासन का प्रभाव हमारी आने वाली राजनीति पर बहुत अधिक गहरा पड़ा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कुछ छोटे रूप में कि किस प्रकार से लॉर्ड लिटन की नीतियां भारतीयों की राष्ट्रीयता को जागृत करने में बहुत सहायक हुई। इनके काल में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई थी लॉर्ड लिटन के शासनकाल में, वो थी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की घटना। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यानी देशी भाषा के जो समाचार पत्र थे उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया और ये कहा जाने लगा कि देशी भाषा के जो समाचार पत्र हैं उनमें जो प्रकाशित समाचार हैं उनको जनता में फैलने से रोका जाए। तो इसके कारण लॉर्ड लिटन ने एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जारी किया। और इसके साथ ही जुड़ी एक बहुत ही मनोरंजक घटना मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी कि जिस दिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित होने वाला था, एक भारतीय भाषा का समाचार पत्र था अमृत बाजार पत्रिका, जो कि भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होता था। जब पता चला कि कल से इन समाचार पत्रों के भारतीय भाषा में प्रकाशित होने पे प्रतिबंध लगने वाला है, तो अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात अपने को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र के रूप में परिवर्तित कर लिया। और दूसरे दिन जब जनता को अमृत बाजार पत्रिका मिला तो वो अंग्रेजी में छपा हुआ था, जिस पर अंग्रेज अपनी नीतियों के बावजूद भी कोई प्रतिबंध नहीं लगा पाए। तो ये जो एक छोटी सी घटना है, ये प्रतीक है भारतीयों के अंदर जिस तरह से राष्ट्रीयता की भावना प्रस्फुटित हो चुकी थी उसका, और ये प्रतीक है हमारी उस जुझारू देशभक्ति की भावना का जो किसी भी अत्याचार के पश्चात भी नष्ट नहीं हो रही थी बल्कि और जोर पकड़ रही थी। और इन्हीं चीज़ों का से अंग्रेजी सत्ता प्रभावित हो रही थी। जो ब्रिटिश में राजतंत्र के अधिकारी बैठे हुए भारत के लिए नीतियां बना रहे थे, उनके ऊपर इस चीज का प्रभाव पड़ रहा था कि किस प्रकार भारतीय जनता इन विपरीत परिस्थितियों में रिएक्ट कर रही है। इसके पश्चात जो शासन आया था वो लॉर्ड रिपन का था। और लॉर्ड रिपन का शासनकाल अपनी उदारवादी नीतियों के कारण प्रसिद्ध है। इनके काल की एक बहुत ही प्रमुख घटना इल्बर्ट बिल विवाद थी। आप सभी ने अपने अपने पाठ्यक्रमों में इस इल्बर्ट बिल विवाद के बारे में पढ़ा होगा। मैं थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में आपको देना चाहती हूँ। इसके पीछे देने का उद्देश्य ये है कि हमारे संवैधानिक विकास में ये सब घटनाएं यदि सीधे तौर पर नहीं
तो इनका प्रभाव हमारे संवैधानिक विकास पर बहुत अधिक पड़ा। इल्बर्ट बिल विवाद वह विवाद था जिसके अंतर्गत लॉर्ड रिपन ने एक आदेश जारी किया, एक कानून बनाया, जिसके तहत अब तक क्या होता था कि जो अदालतें बन चुकी थी, जिस न्यायपालिका का विकास हो चुका था, उसमें अंग्रेज अधिकारियों के मुकदमे कोई भी भारतीय जज नहीं सुन सकता था, चाहे वो अपनी रैंक में अपने पद के अनुसार कितना ही ऊंचा क्यों ना हो और वह अंग्रेज अधिकारी उससे कितना ही नीचा क्यों ना हो। ये अंग्रेजों की अपनी जातिगत सुप्रीमेसी यानी जातिगत सर्वोच्चता या सर्वश्रेष्ठता का विषय था, जो वो चाहते थे कि हमारे ऊपर किसी का भी काबू ना रहे। तो उन्होंने इस चीज का विरोध किया और अंग्रेज सारे न्यायाधीश और जितने भी अधिकारी भारत में उस समय मौजूद थे, उन्होंने घोर विरोध इस बिल का किया और इस विरोध और उनकी रुख को देखते हुए लॉर्ड रिपन को ये बिल वापस लेना पड़ा। हालांकि इल्बर्ट बिल तो विवादों के बाद वापस ले लिया गया, लेकिन वो एक अमिट छाप छोड़ गया भारतीय राजनीति पर और भारतीय प्रबुद्ध वर्ग जो शिक्षा प्राप्त करके, जो न्याय कानूनों का संरक्षण करके उस समय आगे बढ़ रहा था, उसको ये समझ में आया कि वह चाहे कुछ भी कर लें, अंग्रेज ये नहीं चाहते हैं, ब्रिटिश अधिकारी ये नहीं चाहते हैं कि उनको उनके जातिगत सर्वोच्चता उनको प्राप्त हो। भारतीयों को वो सबऑर्डिनेशन में या अपने अंदर ही दबा के रखना चाहते हैं। तो इस बिल का राष्ट्रीयता के विकास में बहुत अधिक वो महत्व था। इसके पश्चात आया शासनकाल लॉर्ड डफरिन के शासनकाल को बीच बीच में अन्य गवर्नर जनरल जैसे लॉर्ड नॉर्थब्रोक, बहुत थोड़े समय के लिए लॉर्ड स्ट्रेची भी आए थे। उन सब का काल बहुत अधिक महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए खासकर संवैधानिक विकास में नहीं जाना जाता, इसलिए हम सिर्फ प्रमुख गवर्नर जनरलों की ही विवेचना यहाँ पर करने जा रहे हैं। लॉर्ड डफरिन के काल की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना, जिसने हमारे न सिर्फ स्वतंत्रता प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त कर दिया, बल्कि मैं तो ये भी कहूँगी कि आज तक हम इनके काल में हुई उस घटना के प्रभाव से अभी तक वही पार्टीज हमारे यहाँ मौजूद हैं जो उस समय निर्मित हुई थी। वो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण। तो जिस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, जिस कांग्रेस पार्टी को हम आज देखते हैं, उसका जो मूल स्वरूप था वो इन लॉर्ड डफरिन के काल में ही विकसित हुआ था और ये इनके काल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इनके काल में एक अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम, जिनका नाम आप सभी ने सुना है, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इतिहास में एक मील का पत्थर मानी जाती है, क्योंकि भारतीयों को उनके असंतोष को, उनके विचारों को इसमें एक मंच प्रदान किया गया और क्योंकि ये कार्य अंग्रेजों के संरक्षण में हो रहा था, इसलिए और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया था। अब सवाल ये उठता है कि अंग्रेजों को ऐसी क्या आवश्यकता महसूस हुई कि उन्होंने एक राजनीतिक संस्था का निर्माण किया, जबकि हम अब तक देखते आ रहे हैं कि वो दमनकारी नीतियों के द्वारा ही अपना शासन चला रहे हैं। तो उसके पीछे जो इतिहासकारों ने विवेचन करके जो कारण बताया है वो ये है कि ये संस्था एक सेफ्टी वॉल्व की तरह आरंभ की गई थी। जैसे कि जब किसी जगह असंतोष की भाव बहुत बढ़ जाती है, तो यदि उसको बाहर नहीं निकाला जाए तो एक ज्वालामुखी का विस्फोट हो जाता है और वो बहुत भयंकर, उसके जो परिणाम होते हैं वो बहुत भयंकर होते हैं। उन भयानक परिणामों को रोकने के लिए, उन पर एक पूर्व नियंत्रण स्थापित करने के लिए, ताकि आपकी जो भावनाएं हैं, आपका जो असंतोष है, वो किसी मंच के माध्यम से धीरे धीरे बाहर आता चला जाए, इस संस्था का निर्माण 1885 में किया गया। A.O. ह्यूम उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे और सबसे पहले 1885 में बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में पहला सत्र जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो चालू किया गया और पहली बार भारतीयों ने एक संगठन के रूप में, एक राजनीतिक संगठन के रूप में अपना कार्य आरंभ किया। ये उस पहले सत्र के कुछ फोटोग्राफ्स हैं, जिसमें उस काल के कांग्रेस के जो सभी नेता जो बम्बई में मौजूद थे, उनका ये बहुत ही दुर्लभ चित्र है और इसमें आप देख सकते हैं सभी नेता बैठे हुए हैं। और इस परिषद का उद्देश्य, इस कांग्रेस का उद्देश्य ये था
कि भारत के जितने भी राजनीतिक गतिरोध हैं, जो हमारे राष्ट्रीय असंतोष की भावनाएं हैं, भारतीयों के मन के जो भी विचार हैं, उनकी जो राजनीतिक इच्छाएं हैं जिनको वो प्राप्त करना चाहते हैं अंग्रेजी सरकार के माध्यम से, उनको पता लगाया जाए, उनके लिए एक मंच की सुविधा दी जाए।